यह एक बहुत पॉपुलर शो है। आप में से बहुत से लोगों ने इसे देखा होगा और नहीं भी देखा होगा तो जरूर सुना होगा। किसी और को 24/7 कैमरे की निगरानी में देखना अच्छा भी लगता होगा। अगर वो सेलिब्रिटी हो तो बात ही क्या है, लेकिन ये तो अपनी मर्जी से ऐसा कर रहे हैं और इनको ऐसा करने के पैसे भी मिल रहे हैं। लेकिन विचार कीजिए कि ये सब हरकत रियल लाइफ में हो। चलिए शुरू करते हैं। कैमरा रोलिंग एक्शन। सत्ताईस अगस्त 2024 वर्धमान ग्रुप के एमडी और चेयरमैन एसपी ओसवाल साहब सुबह 9 बजे हैं, एक कॉल रिसीव करते हैं। कॉल है, आपके मोबाइल की सेवा बंद की जा रही है। सेवाएं चालू रखने के लिए 9 दबाएं। ओसवाल जी 9 दबा देते हैं। कॉल कट जाता है। थोड़ी देर में एक कॉल और आता है और इस बार कोई व्यक्ति विकास खन्ना के नाम से सामने है और वो व्यक्ति कहता है, मैं ईडी से बोल रहा हूं। ईडी से बोल रहा है, आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं। आपने जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल के साथ मिलकर फ्रॉड किया है। जब तक कुछ एसपी ओसवाल समझ पाते, इससे पहले ही उन्हें आगे की कार्रवाई के बारे में अपडेट कर दिया जाता है। कहा जाता है कि अगला कॉल थोड़ी ही देर में सीबीआई से आएगा। सीबीआई से कॉल आता है। सीबीआई टीम उनके लैपटॉप में स्काइप इंस्टॉल करवाती है। एसपी ओसवाल स्काइप के बारे में नहीं जानते थे। सीबीआई की टीम स्काइप इंस्टॉल करवाती है। इसके बाद उनके पास मुंबई पुलिस के नाम से सील्ड कई दर्जन पेजेस व्हाट्सएप किए जाते हैं और बताया जाता है कि आपके अकाउंट से, आपके नंबर से इतना सारा धन मनी लॉन्ड्रिंग में यूज हुआ है। आप इस समय डिजिटल अरेस्ट हैं क्योंकि आपको हम लोगों ने सर्विलांस में रखा है। आप कहीं नहीं हिल सकते, किसी को सूचना नहीं दे सकते। अपने मोबाइल का कैमरा ऑन रखें, माइक्रोफोन ऑन रखें। कहीं भी जाने से पहले हमें सूचित करें। अगर आप कहीं जाते हैं, इवन अगर आप सोते भी हैं, तो मोबाइल अपने साथ रखें। ओसवाल साहब कुछ समझ पाते पूरा दिन बीत गया। अगला दिन 28 अगस्त 2024 सामने है एक वर्चुअल सुप्रीम कोर्ट की बेंच। बैठे हैं चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब। सुनने में आपको ये एक फिल्म से कम नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये फसाना हकीकत था। हकीकत में डीवाई चंद्रचूड़ जैसा ही कोई व्यक्ति बेंच पर बिठाया हुआ था और इनकी सुनवाई शुरू होती है। सुनवाई में इन्हें ऑर्डर करके ऑर्डर सुना दिया जाता है। कहा जाता है कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, इसके लिए आपको सरकार को दाम चुकाना होगा और दाम आपको एक सीक्रेट अकाउंट में चुकाना होगा। यह अकाउंट सीक्रेट सुपरविजन अकाउंट है जिसमें आपको 7 करोड़ रुपए जमा कराने होंगे। एसपी ओसवाल साहब 5 करोड़ रुपए जमा करा देते हैं। दिन 29 अगस्त ओसवाल साहब की तबीयत बिगड़ने लगती है। उन्होंने कहा कि मुझे हॉस्पिटल जाना है। वो हॉस्पिटल निकलते हैं, अपने परिचितों को बताते हैं कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है। उनके ही एक कलीग जब उन्हें बताते हैं कि आप फ्रॉड का शिकार हो गए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आप उस जगत में हैं जहां इतनी बड़ी शख्सियत और उसको भी बेवकूफ बनाने के लिए इतने बड़े बड़े अधिकारी का रूप धारण किए लोग। मेरे प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम ऐसे ही किस्सों की फहरिस्त आपके सामने साझा करने जा रहे हैं। आंकड़ों की माने तो डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के कारण 2024 के मात्र शुरुआती 4 महीनों में ऐसे फ्रॉड लगभग 4,500 के मामले दर्ज किए गए, जिसमें 120 करोड़ रुपए के नुकसान होने की बात निकल कर आई, यानी रिपोर्टिंग हुई। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि मैं इतना ड्रामेटिक अंदाज में आपको डिजिटल अरेस्ट की कहानियां सुना तो रहा हूं, लेकिन बताया तो है ही नहीं अभी तक ये होता क्या है।
तो असल में क्या है ना कि जो डिजिटल अरेस्ट है वो किसी को पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, कोर्ट का डर दिखाकर डिजिटल सर्विलांस में रखने की कहानी है, ताकि उससे फ्रॉड किया जा सके, मतलब कि मोटी रकम उससे वसूली जा सके। डिजिटल अरेस्ट कुछ जर्नल स्टेप्स में होता है, जैसे सबसे पहले विक्टिम को कॉल आएगा, वो हो सकता है जनरली स्काइप से आए, व्हाट्सएप से आए, कॉल आएगा। इसमें कॉल पर कहा जाएगा कि आप पर मनी लॉन्ड्रिंग या ड्रग स्मगलिंग जैसे सीरियस क्राइम में शामिल होने का आरोप है, या उसके आधार कार्ड से इशू हुआ कोई सिम कार्ड, उसका यूज किसी सीरियस ऑफेंस या टेररिज्म में हुआ है। क्योंकि आप और हम कई जगह अपना आधार कार्ड दिखाते हैं, कई बार रेलवे में अपने आधार कार्ड की वजह से सीट बुक करते हैं, वो डेटा हमारे बाहर आ जाते हैं और हमें लगने लगता है कि यार हो सकता है कभी ऐसा हो गया हो। फिर वीडियो कॉल के थ्रू एक आदमी आपके सामने सीबीआई या पुलिस ऑफिसर बनकर कॉल करेगा। विक्टिम को व्हाट्सएप के थ्रू ही सीबीआई, पुलिस के स्टाम्प पेपर के साथ फेक डॉक्यूमेंट भेजे जाएंगे। कभी कभी तो वो विजुअल कोर्ट तक बना लेते हैं। कई कई दिन तक उन्हें डिजिटली सर्विलांस में रखा जाता है। कहा जाता है कि अपना कैमरा ऑन रखोगे, आपका स्पीकर ऑन रखोगे, कहां जाओगे कोई भी बात हमें बिना बताए किसी से नहीं करोगे। हद तो यह होती है कि 24/7 तक फोन का स्क्रीन शेयर करते हुए अपनी लोकेशन शेयर करनी होती है। इससे विक्टिम किसी से बात नहीं कर पाता। मतलब कुल मिलाकर आप यह समझिए कि ये एक ऐसा साइबर क्राइम है जिसने हाल ही में देश में दस्तक दी है और लोग अपने लाखों करोड़ों रुपए इसमें गंवा चुके हैं। हालांकि देश में साइबर फ्रॉड का कोई ये पहला और आखिरी टाइप नहीं है। आपने इससे पहले भी अनेकों तरह के साइबर क्राइम के किस्से देखे और सुने होंगे। मैं आपको कुछ याद दिलाता हूं। देखो अपने देश में कैसे कैसे साइबर फ्रॉड हुए हैं। साइबर क्राइम का सबसे कॉमन टाइप हुआ करता था, आपको कॉल पर यह कहा जाता था आपने लॉटरी जीती है। फिर आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने या फिर गिफ्ट प्रोसेस चार्ज के नाम से आपके बैंक अकाउंट के सारे डिटेल ले लिए जाते थे। उदाहरण के लिए आप ये वीडियो देखो। हेलो, नमस्कार सर, मैं एसटीआई बैंक से स्वाति बात कर रही हूँ। सर, हमारे बैंक के सालाना लकी ड्रॉ में आपका अकाउंट नंबर पहले नंबर पर निकला है। जी सर, और सर बैंक की तरफ से आपको नई मारुति दी जा रही है। मारुति कार? ये क्या कह रहे हैं आप, सच में? जी सर। सर, पुष्टि करना चाहूंगी कि आपका नाम शंकर जयदीप है और आपका अकाउंट नंबर 223457 से स्टार्ट होता है सर। जी जी बिल्कुल, वो सब छोड़िए, बताइए कार कैसे मिलेगी? जी सर। सर, आपके पास कार्ड तो होगा? कार्ड? हाँ, वो कार्ड है मेरे पास। हाँ, तो सर आपका कार्ड नंबर और उसकी एक्सपायरी डेट हमें बताइए सर। हाँ जी, हाँ, बताते रुकिए। इस तरह के साइबर क्राइम इतने कॉमन हो चुके थे कि आरबीआई को आगे आकर लोगों को अवेयर करना पड़ा और कहा कि भैया ऐसे झांसों में मत फंसो। जैसे इस वीडियो को देखो। भैया बताओ ना, हमारी लॉटरी कब लगेगी? कमाल है, हमें कल ही फीलिंग आई थी इन हाथों कुछ शुभ काम होने वाला है और आज आप। चलिए एक लिंक भेजता हूँ, उस पर क्लिक करो और लॉटरी पाओ। बताया है ना, इन लॉटरीज के चक्कर में फंसोगे तो जेब खाली हो जाएगी। यूपीआई कहता है किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक मत करो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। इसी तरह आपके कार्ड की डिटेल्स और सीवीवी किसी को भी पता है तो वो साइबर क्रिमिनल्स तुक्के लगाकर आपके अकाउंट को खाली कर लिया करते थे। इसे देखो। लग गया है। पूरा क्या कह रहे? बेटा बोराओगे तुम भी देखो इधर। मतलब एक कार्ड पे कितनों बार डालें गलत पिन कार्ड ब्लॉक नहीं होगा? नहीं होगा, यही है खजाना। वहाँ पर यही कारण है कि आपके एटीएम पर जो रिपीटेटिव गलत पिन अलाउ नहीं किए जाते या फिर बार बार ऐसा करने से आपके कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाता है। और ऐसा ही नहीं, पिन डालने के बाद भी अब आप किसी ट्रांजैक्शन के लिए बिना ओटीपी, आप वन टाइम पासवर्ड दिए बिना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते। इसका मतलब समझिए कि आपके साथ ऐसे कई फ्रॉड्स हुए हैं। जैसे कई बोल रहे हैं कि साहब मैं बैंक से बोल रहा हूं, आपसे काफी सारी डिटेल्स निकलवा ली जाती थी। जैसे Hello sir, I'm Swati Mishra calling from GHC Bank. Sir, you have been a loyal customer, so we want to send you on a free trip to Australia. Sir, can you give me her name and your PAN card number, please? Yes. Her name is Parul Mehta. PAN number is. अंकल जी ने अपने बैंक सिक्योरिटी क्वेश्चंस के सारे जवाब दे दिए। ऐसे क्राइम के शिकार तो खुद बिग बी अमिताभ बच्चन भी हो चुके हैं। इसी तरह के कॉल से साइबर अपराधियों ने उनके अकाउंट से 5 लाख रुपए उड़ा लिए थे। यही कारण है कि आपको आरबीआई लगातार मैसेज करती है, बैंक आपसे आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन से जुड़ी जानकारी किसी को भी आप साझा ना करें, ऐसा बार बार कहती है। आपने एटीएम हैकिंग के थ्रू भी साइबर क्राइम के मामले सुने होंगे, देखे होंगे। वो 2 करोड़
किसी ने आपके एटीएम से चुराया। हर एटीएम 2 हिस्सों में बटा हुआ होता है। हैकर्स के मालवेयर ने इसी कंप्यूटर को इन्फिल्ट्रेट करके एटीएम का सारा कंट्रोल ले लिया। हमारे सब एटीएम सेंटर्स में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं जो रेगुलरली मॉनिटर होते हैं। इसीलिए एटीएम को नहीं, आपके सिस्टम को ही हैक किया है। इसके अलावा कैसे पैसे डबल हो जाएं, ऐसा बोलकर भी साइबर क्रिमिनल्स आपसे ठगी करते हैं। आपको पता हो कि इंडिया का जो सबसे बड़ा साइबर क्राइम केस है वो इसी से जुड़ा हुआ है। इस मामले में एक 75 वर्षीय बुजुर्ग के पास साइबर क्रिमिनल ने 1 और 2 नहीं अपितु 13 करोड़ रुपए की ठगी कर ली थी और सिर्फ पैसे डबल ट्रिपल हो जाएंगे ऐसा कहकर इन्वेस्टमेंट का लालच दे दिया। इसी को देखते हुए समय समय पर आरबीआई आपको एडवाइजरी जारी करती है और कहती है कि ऐसे किसी भी ल्यूक्रेटिव स्कैम में आप ना शिकार हों। अपने फोन पर लगातार आपके मैसेज भेजे जाते हैं कि भैया आप अपने आप को बचाएं, कोई भी लॉटरी आपकी ऐसे नहीं लगेगी। बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है। आज 2000 डालोगे, कल 4 मिलेगा, परसों 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। लिंक भेज दिया, जल्दी क्लिक करो। मैं तो केवल एक चीज आपसे यह कहता हूं कि आप अपने आप को ऐसे मामलों में अनलकी मानकर चलें कि यार मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरी लॉटरी तो नहीं लग सकती और मेरा पैसा तो डबल और ट्रिपल नहीं हो सकता। जो फिलहाल मेरे पास है वो पर्याप्त है, प्राप्त है जो पर्याप्त है। देखो जितने भी अपराध है ना, उनमें फंसने का सबसे बड़ा कारण क्या है? आपके अंदर का लालच। वो आपको इस तरह की घटनाओं में धकेलने के लिए पर्याप्त है। मैं आपको एक डेटा बताता हूं, आपको लगेगा कि मैं ही नहीं हूं, और भी लोग हैं या नहीं है, ये बताओ। 2024 के शुरुआती 4 महीने का मैं डेटा शेयर करता हूं, आपको जानकर आश्चर्य होगा। 62,687 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें 2.22 बिलियन रुपीस का नुकसान हो चुका है। अब आप सोचिए, ये तो 4 महीने का मामला है और टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है। आप लोग समझदार हो रहे हैं, तमाम प्रकार के आप लॉक लगा रहे हैं, पुलिस भी फ्रेंडली होती जा रही है, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होती जा रही है, लेकिन साइबर अपराधी अपने आप को एक स्टेप और आगे लेते जा रहे हैं। वो नए फ्रॉड के रास्ते खोल ले रहे हैं। साइबर फ्रॉड में पब्लिक अवेयरनेस का बड़ा महत्व है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इसके तमाम और तरीके अपनाते हुए ले गए हैं। जैसे साइबर अपराध का एक तरीका विकसित हुआ पेंडेमिक के टाइम पे, जब कोविड-19 हुआ, उस समय पर लोगों के पास फाइनेंशियल क्राइसिस आया। कुछ लोगों को सस्ता लोन देने का तरीका, कुछ कंपनीज मार्केट में आई और उन्होंने कहा कि आपको पर्सनल लोन देंगे, बिना किसी गारंटी के देंगे। जिनके पास धन नहीं था, कोविड के अंदर दिक्कतें थी, उन्होंने कुछ ऐसे एप्लीकेशन डाउनलोड किए जिन्हें बिना सिक्योरिटी के लोन देने के नाम पर पैसे मिल गए। भाई साहब पैसे मिल गए, लेकिन उन्होंने ऐप इंस्टॉल करने की कीमत क्या मांगी कि आप हमें परमिशन हर चीज में ओके करते जाना। उन्होंने पूछा आपकी फोटो गैलरी एक्सेस कर लें, आपने कहा ओके। आपका कॉन्टैक्ट एक्सेस कर लें, आपने कहा ओके। आपके साथ मोबाइल नंबर एक्सेस कर लें, ओके। आपकी ये सब चीजें जब एक्सेस उन्होंने कर ली, आपको पता ही नहीं चला उस एप्लीकेशन ने लोन देकर आपकी सारी पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन ले ली। अब आप पूछेंगे मेरी इंफॉर्मेशन में इतना क्या दम है जो मैंने लोन लिया है उससे ज्यादा कीमती हो? चलिए तो मैं आपको बताता हूं। इन एप्लीकेशंस ने जब आपसे समय पर पैसा मांगा और आप नहीं दे पाए, और अगर आप दे भी पाए तो इन्होंने जो ब्याज मांगा उससे आप भौचक्के रह गए कि यार इतना तो मैंने लिया ही नहीं था। इन्होंने आपकी सारी सूचनाएं, आपकी प्राइवेट फोटोज निकालकर आप ही के कॉन्टैक्ट्स नंबर पर भेजकर आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में 1-2 नहीं अपितु हजारों लोग इस प्रकार के झांसे में फंसे। उन्होंने अपने रिश्तेदारों के पास ऐसे कॉल जाते देखे जहां पर रिश्तेदारों को यह कहकर गालियां दी जाने लगी कि आपके इस रिश्तेदार ने हमसे पैसे लिए थे इंस्टेंट लोन ऐप से और वो पैसे नहीं चुका रहा है और आपको पूरी तरह समाज में ह्यूमिलिएट कर दिया। मैं आपको इसका एक तथ्यात्मक जानकारी देता हूं। गृह मामलों के राज्य मंत्री हैं संजय कुमार जी। उन्होंने बकायदा राज्यसभा में 24 जुलाई को एक जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने 379 ऐसी वेबसाइट बंद कराई हैं और 2000 से ज्यादा ऐसे एप्लीकेशन प्ले स्टोर से हटवाए हैं जिन्होंने ऐसे इंस्टेंट ऐप के मामलों में लोगों को फंसा लिया था। और एक आश्चर्य की बात बताता हूं, इन एप्लीकेशंस ने 2400 करोड़ रुपए से ऊपर के फ्रॉड किए थे। अब आप विचार करके देखिए देश में किस किस तरह का आपके लालच का, आपकी साख का मिसयूज करके, ब्लैकमेल करके आपके साथ धोखा किया जा रहा है। और देखो साहब, So there are some checklist. Good looking, fair, same community. प्रेजित मैट्रिमोनी साइट में मिला था। The profile picture was very charming. हाल ही के टाइम में जैसा आपको पता है
कि भाई बच्चे पढ़ लिख गए, पढ़ लिख करके वो इधर उधर कहीं नौकरी करने चल दिए। नौकरी करने चल दिए तो घर वालों को लगता है कि बच्चों के लिए अच्छे रिश्ते मिल जाएं, तो मैट्रिमोनी वेबसाइट या फिर आजकल बाहर रहने वाले बच्चे डेटिंग एप्लीकेशंस का यूज करने लग गए। मैट्रिमोनी और डेटिंग के नाम पर आपको यह कहा गया कि आपको सामने वाले पार्टनर से मिला दिया जाएगा, इतने रुपए दो तो आपको सामने वाले पार्टनर से पहले ही मीटिंग करा दी जाएगी। आपके चाहे जो भी नेक इरादे रहे हों, लेकिन इन इरादों का इस तरह के फ्रॉड लोगों ने तमाम तरीके से उपयोग किया। आपकी स्काइप के थ्रू बात कराई, व्हाट्सएप के थ्रू बात कराई और बात करा के, इसमें मैट्रिमोनी वेबसाइट का धोखा नहीं है, लेकिन जो मैट्रिमोनी पे गलत तरीके से खुद को रजिस्टर करके ही इसलिए बैठा था कि एक दिन तुम्हारा लाभ लेंगे, बाकायदा भाई साहब ऐसे व्हाट्सएप कॉल्स के थ्रू आपका वीडियो बनाया और फिर पब्लिक में ले जाने का धमकी दे दिया। भाई साहब इसे सेक्सटॉर्शन का रूप दे दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ बुजुर्गों के पास अननोन नंबर से ऐसे व्हाट्सएप वीडियो कॉल आते हैं जिन्हें वो नहीं पहचानते और वो नादानी में उसे रिसीव कर लेते हैं। सामने बैठा कोई पुरुष अथवा महिला उनके साथ कुछ अभद्र बातें करता है और उनका एक छोटा सा वीडियो बना लेता है। आजकल AI के जमाने में ऐसी वीडियो बनाना मुश्किल नहीं है और बनाकर उन्हीं को वो वीडियो वापस भेजकर कहा जाता है कि अंकल जरा मोबाइल चेक तो करो। देखा अंकल खुद से हैरान कि ये मेरा वीडियो मेरे परिवार और रिश्तेदारों में चला गया तो क्या होगा। आप विचार कीजिए कि ऐसे लोग अपनी इज्जत की रक्षा के लिए इन लोगों को हजारों करोड़ों रुपए देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। i4C हमारे देश में डेटा संग्रह करने वाली एप्लीकेशन है। उसने डेटिंग एप्स के बारे में बताया कि जनवरी से अप्रैल 2024 के बीच डेटिंग एप्स की 1725 शिकायतें दर्ज हुई, जिससे 132.3 मिलियन रुपीस का नुकसान हुआ। मतलब आप विचार कीजिए कि ये सारे वो मामले हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। ऐसे कितने मामले हैं जो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुए। मतलब आज हमारे देश में RBI को ऐसे एडवर्टाइज देने पड़ रहे हों। बोला कौन है? मैं पर हुआ क्या? बिजली का बिल नहीं भरा और पूछता है हुआ क्या? अभी बिल भर, नहीं तो काट डालूंगा लिटिल लिटिल। जल्दी से ऐप डाउनलोड कर। बिल तो भर दिया था, फिर डर क्यों रहे हो? हाँ, नकली चाकू नकली बिल। UPI कहता है कोई भी अनजान ऐप डाउनलोड ना करें, अपने पैसे का ख्याल खुद रखें। चलिए, आपको पनवेल नहीं जाना है? पनवेल? हाँ निकलिए। सिर्फ बोला। ये वीडियो शेयर करो और अपने आसपास के भोले को बचाओ। तो सोचिए कि ऐसे एडवर्टाइज जो आपकी सुरक्षा के लिए हैं, जो आपको ये याद दिलाने के लिए हैं, तो सोचिए कि ये कितने व्यापक स्तर पर फ्रॉड हो रहे हैं। आज बहुत से लोग दोस्ती के नाम पर इंस्टा, फेसबुक, स्काइप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपने पर्सनल वीडियो और फोटो शेयर कर रहे हैं। क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ? यस मैम। ये माया है, द लव ऑफ माई लाइफ। और ऐसे में ही उन्हें कोई मालवेयर मिल जाता है। एज ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर इंटरनेट पर एक्टिव पर्सन के रूप में मैं मेरा पर्सनल आपको एक्सपीरियंस साझा करता हूं। मेरे पास बहुत बार ऐसी मेल्स आती हैं जिन मेल्स में मुझे बहुत ही ल्यूक्रेटिव ऑफर दिया जाता है। नाम लिया जाता है किसी बहुत ही प्रतिष्ठित ब्रांड का और कहा जाता है कि इस ब्रांड के साथ आप अगर डील करते हैं तो आपको इतना पैसा दिया जाएगा। हम लोग ब्रांड प्रमोशन करते हैं। ब्रांड प्रमोशन के केस में हमें बहुत ही ल्यूक्रेटिव ऑफर देकर एक लिंक अटैच करके दे दिया जाता है। मेरी समझदारी है कि मैं समझ जाता हूं कि यह फ्रॉड है, लेकिन मेरी टीम के किसी सदस्य ने अगर उस लिंक पर क्लिक किया और वो इसी ट्रैप में फंस गया तो विचार कीजिए कि यह कितना घातक हो सकता है। कोई भी बचा नहीं है। इसका अंदाजा इससे लगाइए कि हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट तक की वेबसाइट हैक हो जाती है। हमारे देश में बड़े बड़े यूट्यूबर्स, मेरा यूट्यूब चैनल हैक हुआ, साथ बियर बाइसेप्स का हैक हुआ, न जाने कितने लोगों के वीडियो और यूट्यूब चैनल्स हैक हो गए, क्योंकि हैकर्स ने कोई ना कोई ऐसा दाना फेंका होता है जिस पर आप अपने द्वारा क्लिक करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। आप सोचकर देखिए कि हमारे देश में हैकर्स किस स्तर पर जा चुके हैं, किस तरह से वो आए दिन हमारे डेटा का उपयोग हमारी पर्सनल चीजों को निकालने के लिए कर रहे हैं।
इसी तरह के अन्य मामलों में अगर मैं आपको बात बताऊं तो एनसीआरबी के डेटा की आपके सामने चर्चा करूं तो आप जानकर आश्चर्य करेंगे। I4C ने नागरिकों का एक डेटा इकट्ठा किया। जानकारी मिली कि हमारे देश में 5000 से ज्यादा शिकायतें इस बात की रोजाना दर्ज हो रही हैं कि उनके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, क्योंकि सरकार ने अपना एक नंबर दिया हुआ है 1930 की आप यहां पर अपना जाके मामला दर्ज करें। सोचिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने फोन पर शिकायत की है। ऐसे में कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें या ना जाने नंबर पता नहीं है और वो इस शिकायत को कर भी पाएंगे तो इस बारे में किसी को पता नहीं चलता। आपके दिमाग में एक थॉट आने लगेगा, सर हो सकता है अनपढ़ लोग इस तरह के जाल में फंसते हों। आपको एक और जानकारी देता हूं साथियों, लिटरेसी निश्चित ही ये सत्य है कि उन्हें अवेयरनेस के अभाव में फंसाने का एक आसान ट्रैप बनता है। लेकिन जितने बड़े साइबर फ्रॉड्स इस समय हो रहे हैं, जैसा मैंने शुरुआत में आपको एग्जाम्पल दिया, ये पढ़े लिखे लोग ही थे। मतलब अब हो ये रहा है कि पढ़े लिखे राज्य या फिर जो अपने आप में भारत के अंदर ज्यादा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने वाले राज्य हैं, उनके लोगों का फंसना ज्यादा देखा जा रहा है। लिटरेसी रेट जहां की कम है वहां से अपराधी बहुत ज्यादा अपराध को स्थान दे रहे हैं। मैं आपके सामने स्टेट वाइज अगर आंकड़ा दूं तो आप जानेंगे कि दिल्ली में 755 की दर से साइबर क्राइम हो रहे हैं, हरियाणा में 381 और तेलंगाना में 261 हर महीने साइबर क्राइम एनसीआरबी के डेटा में रिकॉर्ड हो रहे हैं। कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जो कि अपने आप में रिच स्टेट हैं, लेकिन वहां साइबर क्राइम ज्यादा हो रहा है। साइबर क्राइम का अगर 2021 से 23 का आंकड़ा साझा किया जाए तो लगभग 10,000 से अधिक करोड़ का केवल साइबर क्राइम आंकड़ा अपने पास रिपोर्टेड है। अर्थात सोचकर देखें कि साइबर क्राइम हमारे देश के लिए एक कितना जबरदस्त तरीके का संकट बन चुका है। हमारे देश के अंदर साइबर क्राइम के बारे में बहुत सी खबरें आपने आते और जाते सुनी होंगी। मैं एक और अवेयरनेस आपको देता हूं, और वो अवेयरनेस इस बात की है कि ये क्रिमिनल बैठे कहां हैं। कई बार हमें लगता है कि कोई व्यक्ति जैसे जामताड़ा टाइप की फिल्मों में दिखा दिया कि किसी गांव देहात में बैठ करके साइबर क्राइम कर रहा होगा, ऐसा हमारे दिमाग में बहुत सी फिल्मों के थ्रू और जानकारी के थ्रू पता चलता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि केवल देश ही नहीं अपितु भारत के बाहर से भी हमारे देश में अपराध हो रहे हैं। बहुत बार ऐसा हो रहा है कि हमारे राज्यों से लोगों को विदेश में नौकरी के झांसे पर ले जाया जाता है, चीन में, ताइवान में, म्यांमार में, कंबोडिया में, और वहां ले जाकर उन लोगों के पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं। पासपोर्ट जब्त करके और उन्हें वापस लौटने से रोक दिया जाता है कि तुम अपने घर अब वापस नहीं जा पाओगे। इससे आप सोचो कि ये लोग जो वहां पहुंच गए, ये वहां पहुंचकर इनको फिर काम कराया जाता है कि अब आप साइबर स्लेव बन चुके हो, अब अपने देश में अपनी भाषा बोलकर लोगों को फंसाओ। अब देखो, उस देश के अंदर भारत की पुलिस तो जा नहीं पाएगी, क्योंकि हमारे पास अभी इस बात के तार ही नहीं है। वो इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं कि पकड़ में नहीं आ रहे। और वहां पर बैठा कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो अपने क्षेत्र को पहचानता है, उसको टारगेट दिया हुआ है कि तुम्हें अगर अपने घर जाना है तो इतने लोगों को मूर्ख बनाना है। हर व्यक्ति जो भारत से बाहर गया है उसके अपने रिश्तेदार हैं, उनसे उसको अब पैसे वापस लेने हैं, लेकिन अज्ञात नाम से वो बाहर बैठकर अपनों को ही ठगकर अपनी जिंदगी मांग रहा है। साइबर स्लेवरी का यह मामला ऑलरेडी सुर्खी बन चुका है। आंकड़ों की माने तो जनवरी 2022 से मई 2024 के बीच में विजिटर वीजा पर जो कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम जैसे भारत के यात्री गए थे घूमने के लिए टूरिस्ट वीजा पर, उनमें से 29,466 भारतीय ऐसे हैं जो आज तक नहीं लौटे। इनमें से आधे से अधिक लगभग 17,000 20 से लेकर 39 साल की उम्र के बीच में हैं, जो कि पंजाब, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्य से आते हैं। उन्हें नौकरी के झांसे में वहां ले जाया जाता है और वहां से फिर उन्हें वापस आने ही नहीं दिया जाता। थाईलैंड में लगभग 69% से अधिक मामले हैं जो वहां जाकर लापता हो गए। लगभग 20,450 से अधिक व्यक्ति अकेले थाईलैंड में लापता हुए। हाल ही की बात बताता हूं, कंबोडिया से लौटे हुए 26 युवकों ने अपने इस साइबर स्लेवरी की किस्से कहानी सुनाए कि बताया उन्हें कैसे जॉब पर बुलाया गया, कैसे उनका पासपोर्ट जब्त किया गया, कैसे ट्रेनिंग देकर उन्हें साइबर अपराध में लगाया गया ताकि वो भारत से साइबर फ्रॉड कर सकें। मतलब साइबर क्रिमिनल्स अब धीरे धीरे स्लीपर सेल्स की तरह काम कर रहे हैं ताकि दूसरे देश को अनस्टेबल किया जा सके।
अब आप कहेंगे तो क्या इसमें हम ये माने कि ये स्टेट स्पॉन्सर हो सकते हैं? क्या इसमें केवल चाइनीज एप्लीकेशंस का ही हाथ है? क्या इसमें लॉन एप्लीकेशंस का ही हाल है? देखिए, सरकार के द्वारा समय समय पर ऐसे एप्लीकेशंस के ऊपर अपनी तरफ से बैन लगाया जाता है, ऐसी चीजों को रोका जाता है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने साउथ ईस्ट एशिया में लगभग 2.17 करोड़ मोबाइल कनेक्शन हाल ही में काटे, जो कि नकली या जाली दस्तावेजों पर इशू किए गए थे। अर्थात हमारे देश में ऐसे बहुत से हैंडसेट्स भी हैं जो बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं। कुल मिलाकर हमारा साइबर क्राइम केवल हमारे यहां से ऑपरेट नहीं हो रहा है, अपितु बाहर से भी ऑपरेट हो रहा है। आईआईटी कानपुर की एक रिपोर्ट है इनक्यूबेटेड स्टार्टअप फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन की, जिसमें एन इन डेप्थ स्टडी ऑन साइबर क्राइम ट्रेंड इंपैक्टिंग इंडिया के अनुसार देश के लगभग टॉप 10 साइबर अपराध केंद्रों में राजस्थान के एक अंदर जगह जिसका नाम है भरतपुर, वो इकलौता 18% क्राइम के लिए जिम्मेदार था। इसके लिए हमने वहां के आईजी को बुलाकर उनका पॉडकास्ट भी किया था और बताया भी था कैसे साइबर अपराध होते हैं और कैसे उनसे निपटा जाता है। हाल ही में वहां पर कुछ गिरावट भी दर्ज की गई है, लेकिन उसके बावजूद मथुरा उत्तर प्रदेश में, नुह हरियाणा में, देवघर झारखंड में, जामताड़ा झारखंड में लगातार साइबर अपराधों के लिए जाने जा रहे हैं। ये ऐसे एपिसेंटर बन चुके हैं जहां रिसेस स्टेट्स के साथ बैठकर लगातार साइबर अपराधों को गरीब लोगों के द्वारा अंजाम दिया जाता है। यानी ये वो क्षेत्र हैं जो टेक्नोलॉजी में बड़े उन्नत नहीं हैं, लेकिन इन्होंने साइबर अपराध करना सीख लिया है। ये अंडर डेवलप्ड एरिया हैं, लेकिन इन एरियाज में बैठे क्रिमिनल्स ने ये सारे तरीके सीख लिए कि कैसे किसी को लालच में फंसाकर पैसे झांपे जा सकते हैं। इसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज निरंतर प्रयास कर रही हैं, लेकिन उन्हीं प्रयासों में हाल ही के समय पर आया हुआ ये वाला जो नया रूप है जो डिजिटल अरेस्ट का है, इसकी अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे, इसीलिए मैंने आपके सामने आज का यह सेशन किया है। लेकिन इसके लिए आपको डिजिटली अरेस्ट जब किया जा रहा हो तो कृपया करके इसे अपने मान सम्मान से ना जोड़ें। अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा हो कि हाँ, आप अपना मोबाइल ऑन रखें, लैपटॉप ऑन रखें, ये करें वो करें, आप उसके सामने अगर अपने आप को किसी प्रकार से डरा हुआ पाते हैं तो ऊपर से ये यकीन करें कि भारत में कोई सी भी सीबीआई या ईडी आपको बिना समन, बिना अपने पास बुलाए ऐसी कोई भी जांच पड़ताल नहीं करती। हाँ, आजकल क्या हो रहा है, यूट्यूब पर कुछ ऐसे वीडियोस दिखते हैं आप जिसमें कोर्ट रूम चलता हुआ आपको दिखाई देता है यूट्यूब वीडियो में कि देखो कोर्ट में जज साहब सुन रहे हैं। भाई साहब, आजकल कोर्ट में जज साहब जो सुनते हैं उसको भी वो लाइव प्रसारित करते हैं ताकि आप उसे देख सकें कि हम लोग कितना फेयर एंड ट्रांसपेरेंट काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप घर बैठे बैठे जाकर ज्वाइन कर लिए। दूसरा, इस प्रकार के लिंक आपके पास तभी आएंगे जब आप पहले से पुलिस के द्वारा अपने निकटतम थाने में बुला लिए गए हो। अगर कभी आपको ऐसी जानकारी लगती है, कोई आपके पास एजेंसी आकर कहती है कि सर आपको ईडी ने बुलाया है या सीबीआई ने बुलाया है, तो सबसे पहले अपने निकटतम थाने में जाकर संपर्क करें कि कहीं मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। अगर कोई भी क्षेत्र में आपके ऊपर किसी भी प्रकार की जांच एजेंसी काम करने आएगी तो निकटतम थाने को सबसे पहले सूचित किया जाएगा। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का डर दिखाकर क्रिमिनल्स क्राइम कर रहे हैं क्योंकि आपके मन में इतनी सारी फिल्में जो बन चुकी हैं, कहीं ना कहीं आपको जीवन में खुद से एक डर लगता है कि यार हो सकता है मैंने कभी टैक्सेशन बचाया हो सकता है मैं बिना बताए कभी विदेश चला गया हूं, हो सकता है कि मैंने कुछ चीजें ऐसे खरीद ली हो जिसमें मैंने ब्लैक मनी लगाई हो। देखिए, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अगर आपके साथ कोई भी बर्ताव करने आ रही हैं तो वो लोकल थाने को बताए बिना नहीं आती हैं। और ऐसे में अगर आपको यह जानकारी पहली बार पता चल रही है कि आपने ऐसा क्राइम कर दिया है और आप इसे अटेंड ना करें, एक बार के लिए माने कि वो सत्य घटना है जो आपके साथ घट रही है, वो डिजिटल अरेस्ट नहीं है, तो भी कोई फांसी का प्रावधान इसमें नहीं है। आप इग्नोरेंट भी रह सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होगा तो वो ऑन पेपर आपके पास घर आएंगे और व्यक्ति आपके साथ मिलने आएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जानकारी साझा करें क्योंकि आपके साथ हो रहे फ्रॉड को रोकने के लिए ऑलरेडी सरकारों ने पुलिस संगठनों पर डेटा देते हुए पुलिस साइबर थाने बनाए हैं। ऑलरेडी 250 से अधिक साइबर थाने देश में सक्रिय हैं। होम मिनिस्ट्री के द्वारा भी साइबर अपराध से निपटने के लिए इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C एस्टैब्लिश किया गया है। साथ ही साथ CCPWC साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड स्कीम चलाई गई है, जिसमें साइबर क्राइम जो वुमेन एंड चिल्ड्रन रिलेटेड साइबर क्राइम हो रहे हैं उन्हें प्रायोरिटी दी जा रही है।
इसी के लिए साथ साथ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी आपको डिजिटली और वर्चुअली बहुत बार एडवाइजरी जारी करके कहती हैं कि हम कोई भी वर्चुअल प्रकार का अरेस्ट नहीं करते, ना ही हम कोई ऐसी जानकारी देते। आरबीआई भी अपने द्वारा बता चुकी है कि हम ऐसा कोई कार्य नहीं करते। तो पूरी तरह आप ये सतर्क रहें, अपने आप को आश्वस्त करें कि कोई भी व्यक्ति आपके डर का आपको डराने में उपयोग करके आपकी जेब खाली ना करा ले। आपकी जान है तो जहान है। सभी प्रकार की हरकतों से बचने के लिए सरकार द्वारा दिए गए नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त www.cybercrime.gov.in पर जाकर के आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो सतर्क रहें, सुरक्षित बने। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। और भी कोई ऐसा अवेयरनेस वीडियो चाहते हैं तो हमें अवश्य बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।